CUET PG पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम डेट आ गया है और इसी के साथ मेरे पास आ गए हैं भर भर के मैसेजेस कि मैम अब इन अगले 10-15 दिन में हम ऐसा क्या कर लें, ऐसा कोई मंत्र दे दो ना जिससे हमारा JNU हो जाए, जिससे हमारा DU हो जाए, मतलब कि हमारे एकदम बढ़िया स्कोर आ जाए। तो आप सबकी डिमांड पर अगेन आप सबकी डिमांड पूरी कर दी गई है। लास्ट 20 डेज की सॉलिड स्ट्रैटेजी में लेकर के आ गई हूँ और आज मैं आपको इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ कि अगले 15 से 20 दिनों में आप ज्यादातर कॉन्सेप्ट को कम समय में कैसे क्लियर कर सकते हो, कैसे कवर कर सकते हो, बुक्स एंड थिंकर्स को कैसे पढ़ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपका पैटर्न या फिर आप कह सकते हो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ते समय और कितने दिन आपको किस चीज को समय देना चाहिए, रिपीटेड टॉपिक्स कौन से, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर करिएगा वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ स्वाति यादव एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लास्ट 15 डेज का प्लान। अब आप बोलोगे कि मैम 20 दिन की स्ट्रैटेजी है, 15 डेज का प्लान क्यों बनाना है? बिकॉज आपका जो एग्जामिनेशन की डेट बेटा यहाँ पे होने वाली है वो आपकी क्या होने वाली है? वो आपकी होने वाली है 11 मार्च की, राइट? 11 मार्च आपका क्या है यहाँ पे टारगेट होने वाला है एग्जाम का। प्लस आपका जो फरवरी का मंथ है वो सिर्फ और सिर्फ 28 दिन का होता है। तो 28 दिन के अकॉर्डिंग आपके पास अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन है और उसके आगे के दिन आप में बीच में होली भी आ रही है एंड देन 11 तारीख को आपका एग्जाम ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि 10 मार्च तक आप सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे होगे, है ना? तो आगे के 5 से 7 दिन आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट सिर्फ रिवीजन के रखने, वैसे 10 दिन रखने चाहिए लेकिन अब दिन ऑलरेडी इतने कम बचे हैं कि अगर हम 10 दिन रिवीजन के छोड़ दें तो बाकी फिर कुछ समय ही नहीं बचता। तो यहाँ पे हम 5 to 7 डेज आपके आगे के जो है वो एज अ रिवीजन पर्पस के तौर पे छोड़ रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम 15 डेज का प्लान यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूनिट वाइज डेज बनाने हैं। अपने यूनिट वाइज डेज को डिसाइड कर लेना है कि कौन से दिन पे कौन से यूनिट करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन से यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने स्केड्यूल को उसी अकॉर्डिंग कर सके। बाकी अब आपको ऐसा समय आ चुका है जब आपको डेली MCQ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पहले मैं बोलती थी कि एक यूनिट को कंप्लीट करो फिर MCQ लगाओ, लेकिन अब इतना समय नहीं है क्योंकि MCQs के थ्रू आपको इतना सारा डेटा याद हो जाता है। अल्टीमेटली आपका ये MCQ बेस्ड पेपर है तो फैक्ट पता होने बहुत ज़रूरी है और फैक्ट किताबों में नोट्स में ढूंढने जाओगे बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट या जो फैक्ट होते हैं वो आपको MCQs के थ्रू याद हो जाते हैं। जैसे मेरी रोज़ यूट्यूब पे 5 बजे क्लास होती है और अब तो हर संडे भी हुआ करेगी स्पेशल सेशंस, तो उस अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे रिविजन हो जाएगा। और ज़्यादातर बच्चों की यही शिकायत होती है कि मैम हमें फैक्ट याद नहीं होते, हमें बुक्स एंड थिंकर्स याद नहीं होते, हमें आर्टिकल याद नहीं होते, हमें डेट्स याद नहीं होती, विच मीन्स यू नीड मल्टीपल रिविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट और वो आप मल्टीपल तरीके के क्वेश्चंस लगा करके कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको क्या फोकस होना चाहिए, मेजर आपका यूनिट्स पर फोकस होना चाहिए जो रिपीटेड हैं। मेजर आप बोल सकते हो मेजर यूनिट्स या फिर जो भी आपकी रिपीटेड यूनिट्स होने वाली है कौन कौन सी हैं अभी मैं आपको बताऊंगी, उसमें पूछा क्या क्या जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। 15 डेज प्लान में आपको और क्या प्लान करना है कि किस किस दिन आप मॉक टेस्ट को लगाने वाले हो, बिकॉज मॉक टेस्ट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। अब जैसे हमारे बैच में यहाँ पे 10 से 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 20 बैच टेस्ट है, तो उन सबको आप रिपीट भी कर सकते हो, मतलब री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको एक पेपर लगाने के बाद सारे 75 सवाल याद हो गए होंगे और आपने 10 मॉक लगाए तो 10 मॉक के 75 सवाल आपको हर पेपर के याद होंगे, नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे मल्टीपल मॉक्स को आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और हमेशा अपने टारगेट स्कोर को दिमाग में लेकर चलना है, जो मैं आपको भी बताऊंगी भी कि आइडियल स्कोर क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट जो सिलेबस है वो 10 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? 10 डेज में आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए बेटा, कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड कंप्लीट, कंप्लीट मींस कंप्लीट, यानी कि कॉन्सेप्ट आपके MCQ बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी आपके फैक्ट आते हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, एवरीथिंग शुड बी देयर। बिकॉज आपका जो सिलेबस है वो बाकी के बच्चों जितना बहुत बड़ा नहीं है। आप कुछ और सब्जेक्ट्स को उठा के देखो, उनका बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस है, ठीक है? नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्कोरिंग यूनिट्स के ऊपर ज्यादा फोकस देना है। तो स्कोरिंग यूनिट आपकी कौन कौन सी होने वाली है? सबसे पहले होने वाली है इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर ही आपका पिछले 1-2 साल से पेपर सबसे ज्यादा आ रहा है। पिछले साल का पेपर भी 25 से 26% सिर्फ इस एक यूनिट से था, क्योंकि इसमें पूछने के लिए इतना कुछ है, ठीक है? नेक्स्ट आपकी जो हो सकती है दैट इज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, अगेन ह्यूज यूनिट, बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए।
नेक्स्ट आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट इज WPT, और नेक्स्ट आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट इज कंपैरेटिव एंड पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव एंड पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे आपको इन तीनों को रखना है, इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को, WPT को, एंड देन आपका कंपैरेटिव एंड पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद थोड़े बहुत सवाल जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं पब्लिक पॉलिसी से और थोड़ा बहुत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही कम चीजें हैं जो आप एज अ पब्लिक पॉलिसी का पार्ट ही गिन करके चल सकते हो, जैसे कि टेलर के बारे में पूछ लिया, जैसे कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में पूछ लिया। तो हमारे बैचेस में पबेड की भी एक क्लास होती है जिसमें बेसिक चीजें आपको बता दी जाती हैं और बेसिक से ज्यादा ही थ्योरीज आपको यहाँ पे बताई जाती है, थिंकर्स बताए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी भी सिलेबस वाइज आपका क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। टारगेट स्कोर की अगर हम बात कर लें, पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हिंदू कॉलेज जो टॉप माना जाता है पॉलिटिकल साइंस के लिए, वहां पर भी आपका जो एडमिशन था वो 251 से ही आगे जाकर के स्टार्ट हुआ था। और अगर हम JNU की भी बात कर लें तो वही सेम मैटर है, 250 प्लस ही है। तो जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो आपका हमेशा टारगेटेड स्कोर 250 प्लस हो। अब काफी बच्चे मेरे से ना यहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज पूछ रहे हैं कि मैम OBC के लिए क्या एक टारगेटेड स्कोर होगा। अभी एग्जाम हुआ भी नहीं है, और अगर आप एग्जाम होने से पहले अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग टारगेट लेके चलोगे तो फिर उतना भी नहीं आना। आपका टारगेट होना चाहिए लास्ट टाइम के टॉपर का स्कोर। तो लास्ट टाइम के टॉपर का स्कोर और उससे पिछले साल का टॉपर्स का स्कोर भी 270 था। वो 270 लाने वाला बच्चा भी आप ही लोगों में से था, और इस साल भी जो भी टॉपर होगा वो आप ही में से होगा। देन यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाई नॉट मी। मैं भी सेम तरीके की चीजें पढ़ रहा हूँ, मैं भी सेम सिलेबस पढ़ रहा हूँ, मैं भी सेम टारगेट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी को, देन व्हाई नॉट मी। सो डू नॉट मेक योरसेल्फ फील लो अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर प्रिपरेशन, कि हम जो है इतने मिनिमम ले आएंगे तो काम चल जाएगा, बिकॉज इट इज ऑल साइकोलॉजिकल। अगर आप यहां से हार जाओगे तो आप जीवन में हार जाओगे। अगर बड़ा सोचोगे तभी तो कुछ बड़ा पाओगे ना। दिमाग में पहले सोच लिया कि मैम मिनिमम 230 अच्छा हो जाते हैं, इतने में DU VU मिल जाएगा, अगर ठीक है 230 आ रहे हैं फिर तुम्हारे मोक्स में, है ना। अगर सोच ही इतनी है तो फिर भगवान भी इतना ही देगा। तो सोच इतनी बड़ी रखो ताकि एटलीस्ट इतना तो मिले। ठीक है, तो टारगेटेड स्कोर हमेशा 250 प्लस रखना है और मल्टीपल मोक्स देने हैं और यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी देने हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे बैचेस में हम बैच टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे हम यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन देते हैं। जैसे सारे सुप्रीम कोर्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंटरनेशनल ट्रीटी के एक साथ क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के एक साथ क्वेश्चन, ऐसे करके हमने 20 अलग अलग टेस्ट बना रखे हैं टॉपिक वाइज ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेड प्रीवियस क्वेश्चन। तो पावर स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, किस किस चीज पर आपको मेन फोकस करना है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा भ्रम है कि सिर्फ फैक्ट को लड़ने से पेपर हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मांग रहा है एग्जाम, क्योंकि काफी बच्चे मुझसे बोल रहे हैं मैम हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब हम मॉक लगाते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, हमारे नंबर ही नहीं आते, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। जैसे ही मैं यूट्यूब में कोई भी क्लास में क्वेश्चन इतना सा घुमा के ले आती हूँ ना, सब लोग मेजोरिटी के अकॉर्डिंग आंसर देने लगते हैं। ये बात आप लोग को पता है, बिकॉज आप लोग को अपने ऊपर फोकस ही नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस ही नहीं है। वो क्वेश्चंस आपने नहीं बन रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अभी बहुत वीक है। तो बहुत कम समय बचा है, फटाफट से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना शुरू कर दो। प्लस कभी भी फैक्ट को ना अलग से नहीं रटना, फैक्ट की उसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आपको क्या बनानी है, टेबल बना लेनी है, टेबल बना लेनी है। जैसे कि अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, अगर आप में से कोई बैच का बच्चा है, आपको पता होगा मेरे सारे नोट्स के अंदर टेबल है, सारे इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स एंड थिंकर है मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ऐड कर देती हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, सबकी टेबल मैं उसी नोट्स में ऐड कर देती हूँ। तो पूरे सिलेबस के फैक्ट इकट्ठे निकाल के इतने बड़े बड़े चार्ट बनाकर उन्हें दीवार पर चिपकाकर नहीं पढ़ना। आपका दिमाग इंसानों का दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है जिसमें आप एक्सेल शीट को फिट कर दो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पहले सारे कॉन्सेप्ट कर लेता हूं पूरे सिलेबस के, फिर सारे फैक्ट एग्जाम से पहले रट लूंगा क्योंकि अभी पढ़ूंगा तो भूल जाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी मैंने लगाई थी एक बार, बहुत नुकसान हुआ मुझे। तो अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, और मैं जो सीखी हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ ही फैक्ट को वहां पे कवर करते चले जाओगे। प्लस यहाँ पे मेजर फोकस होना चाहिए बुक्स एंड थिंकर्स के ऊपर, बिकॉज बुक्स एंड थिंकर्स क्या है ना, आपको ब्राउनी पॉइंट्स दे जाते हैं। मान लो आपको प्लेटो और एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन आपको ये पता है कि इसने ये कॉन्सेप्ट किस किताब में दिया था,
पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल कई सारे आ रखे हैं। तो जो सिलेबस में मेंशन है उससे थोड़ा एक स्टेप आगे का सोचो। आप नर्सरी स्कूल के बच्चे नहीं हो, नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हो, मैम ये चार्ट पे लगा दिया सिर्फ इतने में से सवाल आएगा। बार बार बच्चे मुझसे यही पूछ रहे हैं कि मैम जो सिलेबस में नहीं है वहां से जो क्वेश्चन आ रहा है उसका क्या करें। सिलेबस का पार्ट है वो, बस वो सामने लिखा नहीं हुआ है। वो किसी थ्योरी के अंदर का रिलेटेड थिंकर है ना, किसी थिंकर से रिलेटेड कोई किताब है, वो पूछ रहे हैं। विच मीन्स आपको थोड़ा वन स्टेप अहेड चलना पड़ेगा, क्योंकि 250 270 नंबर ऐसे तो नहीं आते, क्योंकि वही सेम सिलेबस हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और 40 से 45 हजार बच्चा पॉल साइंस का पेपर देने बैठता है ना। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ बुक्स एंड थिंकर्स पे आपको फोकस होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपकी फोकस होनी चाहिए डेट्स के ऊपर। अब डेट्स में मैंने आपको बताया है कि वो पूछ के थक गए, ये वाली कब साइन हुई, ये वाली कब साइन हुई। अब उनका जो फोकस है रेक्टिफिकेशन पे भी शिफ्ट हो गया। साइन तो अब हुई थी, रेक्टिफाई कब हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल साइन तो बहुत पहले हो गया था, रेक्टिफाई 2005 में जाकर हुआ। ये वाली इतने साल पे साइन तो हुई थी, लेकिन इंडिया ने इसे कब साइन किया था और इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया था? तो ये सब चीजें आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, आप रट्टा लगाते चलते हो, ये ट्रीटी इस साल, ये ट्रीटी इस साल, और फिर कहते हो मैम इससे तो क्वेश्चन ही नहीं आया, हमसे तो सवाल ही नहीं बन रहे। तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप अहेड लेकर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी के साथ डेट्स के साथ साथ यहाँ पर आपका जो फोकस होना चाहिए थोड़े बहुत लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े बहुत लेटेस्ट अपडेट। थोड़े बहुत लेटेस्ट अपडेट जो हो सकते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि अभी मनरेगा का नाम बदल दिया गया और उसमें 100 डेज की जगह 125 डेज कर दिए गए, है ना, इस तरीके के। और अभी हाल ही में कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन बना है, और पहले सीजीआई कौन से रहे थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन से रहे, अभी करंट में सीजीआई कौन है, कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, बिकॉज बीच में एनजेसी आया था फिर हट गया। तो बेसिकली आपके सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, यूरोजोन में अब 19 की जगह 21 मेंबर हैं, है ना, और यूरोपियन यूनियन में अब 27 है, 28 नहीं है, जो भी सिलेबस से रिलेटेड है। उसके अलावा यहाँ पे जो न्यूली ऐड मेंबर हुए थे ब्रिक्स के अंदर, तो जो भी सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको पता होनी चाहिए, जो आपसे पूछे जा सकती हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज लेटेस्ट वाली कौन सी थी, उसका मोटो क्या था, ऐसी बेसिक सी चीजें, ठीक है। पावर स्ट्रैटेजी ये बता दी मैंने आपको। अब हम थोड़ा सा सिलेबस वाइज देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लेटो में रिपब्लिक से रिलेटेड आपका पूछ रहे हैं, एलिगरी ऑफ केव से रिलेटेड सवाल आ रहा है, थ्योरी ऑफ सोल का आ रहा है, एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट आ रहा है, ये फेवरेट टॉपिक हो चुका है एग्जामिनर का, बार बार पूछ रहे हैं प्योर कौन सा फॉर्म है, करप्टेड कौन सा फॉर्म है, कई बार रिपीट हो चुका है। उसके अलावा मैकियावली के प्रिंस से बार बार सवाल पूछ रहे हैं, फॉर्चूनर का मतलब क्या होता है, डुअल मोरालिटी के बारे में किसने बात करी है, व्हाई इज ही हेटिंग द क्रिश्चियनिटी, है ना। उसके अलावा हॉब्स का लिवियाथन से बहुत सवाल पूछ रहे हैं कि अनलिमिटेड पावर वाला सोवरेन किसका है, क्यों है ना। उसके अलावा लॉक की टू ट्रेडिशंस ऑफ गवर्नमेंट, इसमें नेचुरल राइट्स फेवरेट सवाल है, नेचुरल राइट्स कौन से हैं, एंड क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कौन पार्ट है कौन पार्ट नहीं है, जैसे कि इसमें पार्ट नहीं है, ये सवाल आ रखा है बिकॉज इट वाज द थर्ड पार्टी जिसको आप अपनी सारी पावर देते हो। रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से सवाल आ रहे हैं, लास्ट ईयर ही अभी सवाल आया है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। तो कुछ फेमस स्टेटमेंट, जैसे मेरे हर एक नोट्स के लास्ट में आपको फेमस स्टेटमेंट्स का कोटेशंस वाला जो है स्लाइड देखने को मिल जाएगा, और हर एक नोट्स के साथ क्वेश्चंस अटैच है। उसके अलावा बेंथम और मिल, इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म दिया, उसको क्रिटिसाइज किया है मिल ने फ्रॉम द क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव, और जो मैंने आपको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव बताया था। हीगल का डायलेक्टिकल मेथड, बिकॉज डायलेक्टिकल मेथड को फिर कार्ल मार्क्स ने जो है एज अ हिस्टोरिकल मेटलिज्म में कन्वर्ट करके बताया है, और कहा है कि इसको इसके सर के बल खड़ा करने की मुझे जरूरत है। तो ऐसे बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट हैं ये आपके सिलेबस से रिलेटेड पता होने चाहिए। कार्ल मार्क्स की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ WPT IPT दोनों की बहुत ही ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा IPT में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ थिंकर्स ऐसे भी पूछे गए हैं जो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, जैसे कि पहले टैगोर के नेशनलिज्म के ऊपर सवाल आ रखा है, ठीक है, टैगोर के नेशनलिज्म के ऊपर सवाल आ रखा है, JP नारायण की किताब के ऊपर आ रखा है, नहीं पार्टी के ऊपर, JP नारायण की पार्टी के ऊपर सवाल आ रखा है। तो ये सब बेटा मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको सिलेबस में कराती हूँ, फिर आप बोलते हो मैम ये तो सिलेबस में लिखा ही नहीं था। स्कूल में जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन नहीं ना करोगे आप, NTA को जाके कि मैंने नहीं पढ़ा, ये सवाल कैसे आ गया, तो सिलेबस का पार्ट नहीं था। आप समझिए सिलेबस एक ब्लूप्रिंट है, सिर्फ कि ये ब्लूप्रिंट है, इसके अकॉर्डिंग सवाल आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोला गया कि सिर्फ इसी में से सवाल आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस को समझिए। उसके अलावा नेक्स्ट इंडियन गवर्नमेंट है, ये तो सारा ही पढ़ लो भैया, इसमें जितनी भी लिस्ट आप
अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट लिस्ट, इंपॉर्टेंट कमिटीज, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट कौन सा चेंज कब हुआ, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के कतई मत जाना। अगली है पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ पे कंसेप्चुअल डेफिनेशंस पे फोकस करना है। बेसिकली जस्टिस का कॉन्सेप्ट, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे फेवरेट टॉपिक जो है एग्जामिनर का वो है जस्टिस। जॉन रॉल्स का जस्टिस बता दो, थॉमस पॉक का बता दो, एरिस्टोटल का बता दो, प्लेटो का बता दो। जस्टिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए। जस्टिस से सवाल आता ही आता है, मैंने आपको कई बार बताया है। उसके अलावा पावर से रिलेटेड थोड़ा बहुत सवाल आ जाता है, जैसे माइकल फूको का कई बार नाम पूछ लिया है ना, ब्लड कैपिलरीज के तौर पे वो पावर्स को डिफाइन करते हैं। हालांकि मेन फोकस जस्टिस पे रहता है। उसके अलावा सोवरेनिटी के ऊपर काफी फोकस रहता है और फेमिनिज्म के ऊपर काफी फोकस रहता है। फेमिनिज्म की जितनी भी वेव्स हैं और उनकी जितनी भी किताबें हैं, लिबर्टी पे काफी फोकस रहता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया जस्टिस और लिबर्टी दो इंपॉर्टेंट सबसे फेवरेट टॉपिक हैं। उसके अलावा आइडियोलॉजीज, बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी के दो पार्ट होते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के दो पार्ट होते हैं, एक आपके होते हैं ट्रेडिशंस, एक आपके होते हैं ट्रेडिशंस और दूसरे आपके होते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो सिलेबस में दे रखे हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ट्रेडिशन नहीं दे रखे। जबकि मैं हमेशा अपनी क्लास में पढ़ाने से पहले बैच में ट्रेडिशंस कराती हूँ, जो ये सारे फीचर्स होते हैं, जो ये सारे आइडियोलॉजीज होते हैं। बिकॉज अगर आपको ट्रेडिशन नहीं आते, आइडियोलॉजी नहीं आते, कॉन्सेप्ट को समझने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यही सब बातें जब आप पर्सनली पढ़ते हो तो आपको नहीं पता होती। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, मॉडल्स के ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं आजकल। डेविड ईस्टन के ऊपर, आर्मंड के ऊपर बहुत सवाल आ रहा है। पावर एलीट के ऊपर कई बार सवाल आ जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से पहले आपका इलेक्टोरल सिस्टम कौन सी पर्टिकुलर उसमें कौन से पर्टिकुलर राज्य में कौन सा फॉलो हो रहा है, जैसे डुवर्जर लॉ। उसके अलावा पार्टी टाइप्स, पार्टी सिस्टम या पार्टी के जो भी हमने टाइप्स पढ़े थे ना, डुवर्जर के, सार्टोरी के, उन सब के टाइप्स। उसके अलावा एलीट थ्योरी जो पावर वाली है, जिसमें कि आपका परीतो आते हैं, मॉस्का आते हैं, रॉबर्ट मिशेल्स आते हैं। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की पे सवाल आ रखा है पहले। ठीक है, कमिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस, आइडियोलॉजी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड सारे बुक्स एंड थिंकर्स। उसके अलावा कोल्ड वॉर इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए। कोल्ड वॉर के जितने भी इवेंट हैं, एक ही पेपर में 3 से 4 सवाल कोल्ड वॉर से एक लौते पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा कब स्टैब्लिश हुआ है, किसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कौन सा कब बना है, कितने मेंबर हैं, कौन सा कब ऐड हुआ है, एवरीथिंग यू नीड टू नो। उसके अलावा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जितनी भी डॉक्ट्रिन है, स्टार्टिंग से लेके अब तक के, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट गवर्नमेंट, जिसमें सागर, मैत्री, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, और कुछ हमारे जो ऑपरेशंस रहे हैं उनका नाम भी। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी को हम एक ही पार्ट मान लेते हैं। पब्लिक पॉलिसी के मॉडल से सवाल आता है, जैसे कि गार्बेज कैन मॉडल हो गया, इंक्रीमेंटल मॉडल हो गया, चार्ल्स लिंडबॉम का, इन सब से सवाल आ रहा है। किसी रीसेंट पब्लिक पॉलिसी से आ सकता है, किसी पुरानी पब्लिक पॉलिसी से आ सकता है, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्वच्छ भारत अभियान। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बेसिक सवाल आ रहे हैं, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो गया, बाउंड्री रैशनैलिटी हो गया हर्बर्ट साइमन का। उसके अलावा थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दिया है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दिया है, बेसिक वाला सवाल आएगा। ठीक है, सो ये मैंने आपको सारे ट्रेंड बता दिए बहुत जल्दी जल्दी में कि क्या क्या मेजर पूछे जाते हैं। ठीक है, आई एम होपिंग कि आप सबको जो है इससे काफ़ी मदद मिली होगी। दिस इज द सिलेबस, जो आप खुद से भी देख सकते हो। सब कुछ मैंने इससे रिलेटेड ही आपको चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिल्टर करके बताइए, पॉलिटिकल कल्चर से भी सवाल आता है, फिल्टर करके बताइए। टाइप्स ऑफ रजीम से थोड़ा बहुत सवाल आता है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक ये है भी नहीं। ग्लोबल जस्टिस में सिर्फ थॉमस पॉक के बारे में पूछते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि मैम इतना सब कुछ इतने कम समय में कैसे हो पाएगा, तो आप हमारे बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ आपको मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। पिछले साल आप देख सकते हैं वीडियोज़ को, कहा था यूनिवर्सिटी मिलकर आऊँगी एडमिशन दिलाने के बाद, और मैं मिलकर आई थी। आपने JNU का टूर भी देखा होगा हमारा। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलना, तो सिर्फ मुझे आपका विश्वास और आपका साथ चाहिए। विश्वास मुझ पर और उससे ज़्यादा खुद पर। ठीक है, तो आप सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन, सारे टेबल, सब कुछ यहाँ मिलेगा। कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल का भी 90% से ज़्यादा पेपर वॉज डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। आप पिछले साल का मेरा 2025 का एनालिसिस भी देख सकते हो। सो मेक श्योर करें कि आप आज के आज ही, बिकॉज हमारा ऑफर चल रहा है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट या फिर बैच शेयर कर दीजिएगा इस email ID पर,
वेरी वेरी क्रूशियल। आप बुक और मॉक टेस्ट भी अलग से ले सकते हो, बाकी दे आर इंक्लूडेड इन द बैच एज वेल। मेक श्योर करें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें फॉर ऑल द अमेजिंग अपडेट एंड इंपॉर्टेंट नोट्स एज वेल। सो ईमेल आईडी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जाओ, अभी की अभी मेल कर दो, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि देर करने का अपने पास समय नहीं है। बाकी कुछ भी खुद से खरीदते हो इस कोड का यूज करोगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर वेबसाइट के थ्रू बैच लोगे, व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाओगे, तो उसके लिए आपको मुझे पर्सनली ही मिलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दें। होप सो कि वीडियो पसंद आई हो, और बताना कि आपको इस वीडियो से कितनी मदद हुई है। बाय बाय, टेक केयर एंड 11 मार्च को एग्जाम है, मुझे भी बहुत एंजाइटी हो रही है आप लोगों के साथ साथ। आपके सर पर एक बच्चे का रिजल्ट है, मेरे पर हज़ारों बच्चों का है, तो मेरी तरफ से सारी कोशिशें रहेंगी 200%। आई जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग फ्रॉम यू एज वेल। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।